Hello friends, welcome to yet another session of ACCA F5. The topic which we shall be learning today, it's called further aspects of performance management or performance appraisal. So far we have discussed various factors how do we appraise the performance of managers. हमने कई सारे फैक्टर डिस्कस किए कि किस तरह से एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा सकता है. हमने मेजरली उनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर. NFPIs, NFPIs ये दो सेगमेंट थे जिसपे हमने एक मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश की. एट द सेम टाइम जब तक कंपनी को इन दोनों पॉइंट्स को बैलेंस करना नहीं आता है तब तक कंपनी सस्टेनेबल नहीं हो पाती. Now let's understand the concept of sustainability first. Sustainability means long term. कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने के लिए नहीं बनता, और that should not at least be a vision for any business. So if a business wants to survive in long run, they have to have a sustainability. Sustainability सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से ही नहीं आती. So यहाँ पर अब एक हम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड बैलेंस्ड स्कोर कार्ड. इस बैलेंस स्कोर कार्ड को कैपलन एंड नॉर्टन्स बैलेंस स्कोर कार्ड भी कहते हैं. एक बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी अचीव करने के लिए 4 फैक्टर्स की इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है. ये 4 फैक्टर्स वो फैक्टर हैं जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को अगर इग्नोर करता है तो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. So in order to get a sustainability in long run, a business have to have 4 factors in mind and what we call balanced scorecard. इन चारों फैक्टर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट फैक्टर है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. कोई भी कंपनी जो फाइनेंशियल पार्ट्स को इग्नोर करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन प्लेस नहीं है एंड सो ऑन, इस फैक्टर को इग्नोर करने के साथ कंपनी लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकती. सो वी ऑल अंडरस्टैंड थ्रू रेशियो एनालिसिस एंड थ्रू वेरियस डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल फैक्टर्स कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. सो पहला पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. सेकंड, इंटरनल प्रोसेसेस. कभी आपने सोचा है कि एक बिजनेस अपने कंपैटिटर से आगे क्यों निकल पाता है? दोनों कंपैटिटर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, बट स्टिल सम प्रोडक्ट्स, सम कंपनीज आर मच मोर प्रॉफिटेबल देन द अदर्स. व्हाई इज इट लाइक दैट? बिकॉज ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस पर्सपेक्टिव. हाउ इनोवेटिव अ कंपनी इज, उनकी प्रोसेस कितनी एफिशिएंट है, कितनी इफेक्टिव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक बिजनेस के लिए. और अगर बिजनेस इसके ऊपर ध्यान नहीं देता तो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी कभी अचीव नहीं कर पाएगा. So if you really want to have a long-term future, you have to get into innovation. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड वाइड जो बहुत सालों से अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट लक्स सोप. क्या आपने कभी सोचा है कि लक्स सोप इतना पुराना सोप है, आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? यू लुक एट देयर एडवर्टाइजमेंट्स, दे हैव अ लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट एक्ट्रेस, दे टॉक अबाउट पैकेजिंग ऑफ सोप. इतने सालों में उन्होंने कई बार इनोवेशन किया अपने सोप में, उसके फ्रेग्रेंसेस चेंज किए, कलर चेंज किए, पैकेजिंग चेंज की, और इतने सालों में आज भी वही लक्स सोप मार्केट में बिकता है. पीपल स्टिल यूज इट. दैट्स एग्जांपल ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस पर्सपेक्टिव. थर्ड, लर्निंग एंड ग्रोथ. एक कंपनी के लिए एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट असेट्स है, सिर्फ पेपर्स पे ही नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, अदरवाइज ऑल्सो. एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉय के लर्निंग और ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं देती वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती. एनी बिजनेस हु डजंट केयर फॉर देयर एम्प्लॉयज कैन नेवर सर्वाइव इन लॉन्ग रन. सो दैट इज वेयर वी कम विद अ लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव. एक बिजनेस के एम्प्लॉयज की लर्निंग एंड ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिजनेस हैज टू टेक केयर ऑफ इट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कस्टमर पर्सपेक्टिव. Forget about those days when the business used to be arrogant and they used to think they can make whatever they want. Customer is a king today. आप किसी भी कस्टमर को इग्नोर नहीं कर सकते. So company has to think about customer. Customer को flexibility चाहिए.
क्वालिटी चाहिए, so business has to give that. तो फोर्थ पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस किए बैलेंस स्कोर कार्ड में, फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड इंटरनल प्रोसेसेस। इन चारों पिलर्स को बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है एक साथ, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। अब इसे स्कोर कार्ड क्यों कहा जाता है? स्कोर कार्ड जैसे आपकी मार्कशीट होती है, जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में आपके मार्क्स आते थे, कभी आपने सोचा है कि वाई इन स्कूल एंड कॉलेजेस दे गिव अस अ मार्कशीट सो दैट यू वुड नो विच पार्ट यू आर गुड एट इट, विच पार्ट यू आर नॉट गुड एट, सो दैट जो अच्छा है आप उसे फ्यूचर में भी वापस से रिक्रिएट कर पाए, एंड व्हाट इज नॉट गुड इज शुड बी इम्प्रूव्ड। Exactly same scenario is applicable on companies also. Company needs to have a scorecard. तो ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड हमने डिस्कस किया है, इसके 4 एलिमेंट डिस्कस करते हैं, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी प्रॉपरली वर्क कर पा रही है या मैनेजर्स आर एबल टू अचीव देयर टारगेट्स और नॉट। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव। चारों पर्सपेक्टिव जो हमने डिस्कस किए उनके सेट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। Exactly what company wants to achieve out of all these 4 perspective individually. So first is objective, second the target. The manager needs to have their own targets. उन्हें कैसे पता क्या अचीव करना है? जब तक आप उसे टारगेट नहीं देंगे वो उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। So the second is target. The third element is measure. जब मैनेजर्स अपने टारगेट अचीव करेंगे तो आप उसे मेजर कैसे करेंगे? या कंपनी ने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, बी फॉर कस्टमर और फॉर इनोवेशन और व्हाटएवर इट इज, व्हाट इज द मेजरमेंट फॉर इट? फॉर एग्जांपल, आप 80% मार्क्स लेकर आए मैथ्स में, कोई मेजर था, कोई क्वेश्चन पेपर आया था जो आपने सॉल्व किया, सो देयर वाज अ मेजरमेंट। सिमिलरली एक कंपनी में भी एक मेजर होना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ इज इनिशिएटिव्स, कि कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। तो 4 पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस इफ बैलेंस स्कोर कार्ड को परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड मेजर, थर्ड टारगेट एंड फोर्थ इनिशिएटिव। इन 4 एलिमेंट्स पे हम उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। कैप्लन एंड नॉर्टन ने 2 और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की बात की, लेडिंग एंड लेगिंग। जब हम बात करते हैं लेगिंग की, जिसे हम डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, तो हर वो पॉइंट जिसमें पास्ट का इफेक्ट आ रहा है उसे लेगिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज इम्पैक्टेड बाय लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस, दैट इज लेगिंग। इसमें पास्ट का इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वी कॉल दैट डाउन स्ट्रीम और वी कॉल दैट लेगिंग। लीडिंग, अपस्ट्रीम, फ्यूचर ओरिएंटेड। एक कंपनी के NFPIs जनरली फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, जैसे कि कस्टमर पर्सपेक्टिव, इनोवेशन। नाउ दैट इज समथिंग वेयर बिजनेस परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड एज टू व्हाट कंपनी इज प्लानिंग टू डू। सो देयर आर 2 वर्ड्स व्हिच कैप्लन एंड नॉर्टन यूज्ड, लेगिंग एंड लीडिंग। लेगिंग जो पास्ट से रिलेटेड है, लीडिंग व्हाट इज लीडिंग टू द फ्यूचर। So with this we are done with the Norton and Kaplan's balance scorecard, where we understood the 4 segment of performance appraisal or the perspective a business should be working on to get the sustainability. Then we discussed the 4 elements on which we will be appraising this. Then we discussed 2 important elements of leading and lagging. Now we have understood this balance scorecard, we understood that this is how we can do the performance appraisal of a company. Now let's talk about service industry. We understand that there is a difference between service industry and manufacturing industry. So when there is a difference between two, the performance appraisal should be done separately too. पहले हम बात करते हैं कि एक सर्विस इंडस्ट्री और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मेजर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, inseparability. In service industry, the production and consumption is done at the same time, and also the service provider and service are inseparable. For example, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक बहुत टेस्टी डिश खाते हैं, तो ये कनेक्टेड है शेफ से, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट
एस्पेक्ट की बात करें तो एक मशीन जो मोबाइल फ़ोन बनाती है उसका ह्यूमन बीइंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो वैसे ही बनाएगी चाहे उसे कोई भी ऑपरेट करे. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इनसेपरेबिलिटी. नेक्स्ट, intangibility. The services are intangible. You can feel those services, you can't see them. So intangible है. Third, heterogeneity. Services exactly same नहीं हो सकती. In fact, same service provider also cannot provide exactly same service twice. तो heterogeneity होती है, they are not exactly same. And last but not the least, perishability. Services cannot be stored like a product. So 4 important elements जो differentiate करते हैं product को और एक service को, that include intangibility, inseparability, the perishability, and finally the heterogeneity. So that is the difference between product and a service. अब हम बात करते हैं कि जो not for profit organizations हैं उनको आप कैसे मेजर करें. एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को आप मेजर कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से. अब आप मेजर कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की, हाउ मच वाज ROI एंड सो ऑन. लेकिन हम जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में 3 E's इम्पॉर्टेंट है: इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस. इकोनॉमी, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, दे डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल एक ट्रस्ट, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दे सर्वाइव ऑन व्हाट? डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस. सो दे हैव टू हैव इकोनॉमी. इकोनॉमी मींस मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सो दैट उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए. तो दैट इज फर्स्ट ई, इकोनॉमी. सेकेंड, इफेक्टिवनेस. क्या कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रही है? सपोज ये ट्रस्ट है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, तो हाउ फार आर दे एबल टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव? दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस. एंड एफिशिएंसी मींस द मैक्सिमम रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. जितना इनपुट डाला उसका मैक्सिमम आउटपुट हो, यही उसकी एफिशिएंसी. तो 3 E's हमने पढ़े नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के: इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. एक बार फिर से सर्विस इंडस्ट्री पे आते हैं. हमने सर्विस इंडस्ट्री में डिस्कस किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड अ सर्विस. अब सर्विस इंडस्ट्री को कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ पर हम एक मॉडल को डिस्कस करते हैं विच इज कॉल्ड ब्लॉक मॉडल. सो ब्लॉक मॉडल में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम एक सर्विस इंडस्ट्री को मेजर कर सकते हैं. पहला आता है डायमेंशन, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड रिवॉर्ड. जब हम बात करते हैं डायमेंशंस की तो वी डिस्कस एज टू हाउ वी गोना डू द परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री. डायमेंशन में इंक्लूड होगा इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. सो ऑल दोज पोर्शंस विल बी कवर्ड अंडर डायमेंशन. एक सर्विस के 6 डायमेंशंस आपके बुक्स में आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर हम सर्विस इंडस्ट्री को मेजर करते हैं. डायमेंशन वो एलिमेंट है कि आप किन पॉइंट्स के ऊपर सर्विस इंडस्ट्री को प्रूव को अप्रेज करके बताएंगे कि दे आर एबल टू मीट देयर ऑब्जेक्टिव और नॉट. जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, सेकंड ब्लॉक की बात करते हैं, तो इट प्राइमरीली टॉक्स अबाउट ओनरशिप. क्या मैनेजर अपनी सर्विस के लिए ओनरशिप लेते हैं? दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर नंबर्स. एक पर्टिकुलर डिविजनल मैनेजर या डिपार्टमेंटल मैनेजर जो सर्विस इंडस्ट्री में है उसे उसकी ओनरशिप लेना जरूरी है. दैट्स व्हाट वी कॉल स्टैंडर्ड. एंड थर्ड इज कॉल्ड रिवॉर्ड. एक मैनेजर जब अपने टारगेट्स पूरे कर लेगा तो उसे रिवॉर्ड कैसे किया जाएगा? दैट शुड इंक्लूड अ प्रॉपर क्लैरिटी एंड मोटिवेशन एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिवॉर्डिंग. प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत इजी होता है ये करना क्योंकि आपने 10 मोबाइल फ़ोन बनाए, आपको 10% इंसेंटिव मिलेगा सॉर्ट ऑफ. बट सर्विस इंडस्ट्री ऐसे वर्क नहीं करती. तो वहाँ का रिवॉर्ड सिस्टम हैज़ टू हैव दैट क्लैरिटी कि मैनेजर्स को कौन से टारगेट अचीव करने पर कैसे रिवॉर्ड किया जाए. तो 3 बेसिक ब्लॉक्स हम यूज़ करते हैं ब्लॉक मॉडल में: डायमेंशन, स्टैंडर्ड एंड रिवॉर्ड. इनके अपने सब एलिमेंट्स. With this we are done with this chapter called further aspect of performance appraisal.
What we discussed in this chapter was first about sustainability, जहाँ पर हमने बैलेंस स्कोर कार्ड और उसके रिलेटेड एलिमेंट्स की बात की. उसके बाद हमने सर्विस इंडस्ट्री की बात की, द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अ ब्लॉक मॉडल जो सर्विस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज किया जाता है. एंड फाइनली वी डिस्कस कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज किया जा सकता है. सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्दर एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट. With this chapter we have covered all aspect of performance measurement. अब हम हर तरीके से समझ चुके हैं कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है, हम कैसे उसे कर सकते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल डिविजनल परफॉर्मेंस हो या सर्विस इंडस्ट्री हो. So that's all about this particular chapter. Let's meet once again with the new chapter. Till then, stay tuned.